CSF एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपन इसको क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखने के बाद में ये तो इसका जनरल फंक्शन वगैरह वो आ जाएगा। फिर नॉर्मल कंपोजिशन देखेंगे, किस किस से मिलकर बना होता है ये देखेंगे अपन। फिर टोटल सॉल्यूट्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन कितना है, ग्लूकोज कितना, क्लोराइड्स कितना, वो देखेंगे अपन इसमें। क्या देखेंगे, कलेक्शन की सैंपल का कलेक्शन कैसे करेंगे। जैसे कल अपन ने बात की थी ना, सीमन का सैंपल कलेक्शन की अपन ने बात की थी, तो उसकी बात करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर जो है स्पेशल टाइप की निडल्स होती हैं, और निडल्स का अपन यूज करते हैं, और साथ में जो है हम यहाँ प्रेशर वगैरह भी हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। सीएसएफ का प्रेशर कितना है वो अपन देखेंगे यहाँ पर। ये देखो क्या कर रहा है, सीएसएफ का सैंपल क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। अब क्या कर रहा है, ये कौन सी वर्टिब्रा है इधर, L3 L4 या L4 L5। तो ये सैंपल कैसे ले रहा है ये आपको दिखाया गया है। ये यहाँ पर पूरा प्रोसीजर है कैसे हम सैंपल कलेक्शन करेंगे। और सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम कितने ट्यूब में लेते हैं, 4 ट्यूब में लेते हैं, 4, 1 2 3 4। लगभग कितना सैंपल लेते हैं, 3 से लेकर 5 ml। ये देखो ट्यूब फर्स्ट, ट्यूब सेकंड, ट्यूब 3, ट्यूब 4, इनकी अपन बात करेंगे। फिर क्या है, इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर, कि कौन कौन से केसेस में अपन क्या करते हैं, सीएसएफ एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता होती है। तो ये सब बातें अपन यहाँ तक आज इसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर अपन जो बात करेंगे वो करेंगे अपन एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ के अपन एग्जामिनेशन की अपन बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि सीएसएफ के एग्जामिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है, वो अपन बात करेंगे। हाँ, टॉपिक का नाम क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये भी हमारी एक प्रकार का बॉडी का क्या है, फ्लूइड है। अरे बॉडी का क्या है, ये फ्लूइड है जो नॉर्मली कहाँ भरा हुआ होता है, एक तो ब्रेन के अंदर, और दूसरा हमारा जो स्पाइनल कोड वाला एरिया होता है वहां पर क्या होता है, भरा हुआ होता है, जिसको आप सीएसएफ के नाम से जानते हैं, जिसको आप कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो जब होता क्या है कि जब हमारे ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज वगैरह होती है, ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, या फिर जो हम स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई होता है, तो उसको देखने के लिए आप किसका एग्जामिनेशन करते हैं, सीएसएफ का। जैसे हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड बीमारी को देखने के लिए आप किसका एग्जामिनेशन करते हैं, अरे यूरिन का। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए आप किसका एग्जामिनेशन करते हैं, सीमन का एग्जामिनेशन करते हैं।
तो उसी तरह से ब्रेन और स्पाइनल कोड से रिलेटेड जो डिजीज वगैरह होती है उसको देखने के लिए हम स्पेशली किसका एग्जामिनेशन करते हैं, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं। हाँ भाई, किसका एग्जामिनेशन करते हैं हम, सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको कहते हैं आप सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो सीएसएफ होता क्या है, सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां पर होता है, सीएसएफ का फंक्शन क्या है, किस तरह से सीएसएफ जो होता है वो काम करता है। दूसरी बात, सीएसएफ का सैंपल हम कैसे हम कलेक्ट करेंगे, सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम देखेंगे कि ये किस किस से मिलकर बना होता है। फिर वही देखेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अगर मैं सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करूं तो सब्जेक्टिव एग्जाम्स में कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का बनता है, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। या फिर ये क्वेश्चन टुकड़ों में भी आ सकता है। टुकड़ों में कैसे, जैसे मान लीजिए 5 नंबर में डाल दिया कलेक्शन सैंपल ऑफ सीएसएफ, कैसे सैंपल कलेक्शन करते हैं वो बताइए, या फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, या केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ, या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। तो ऐसे 5-5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो वो भी अपन बात करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उन कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर बन सकते हैं, तो उनकी भी आज अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आप। अरे किसकी बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और किसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सीएसएफ के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब बात ये आती है, सबसे पहली बात यह है कि हमारे ब्रेन के अंदर क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स होती हैं। क्या होती हैं, वेंट्रिकल्स का मतलब क्या होता है, गुहाएं। अरे क्या होती हैं, गुहाएं, वेंट्रिकल्स होती हैं, केविटीज होती हैं। और वो केविटीज जो होती है उसमें एक कैपिलरी से बना हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या कहते हैं आप, कोरोइड फ्लेक्सस। क्या कहते हैं उसको, कोरोइड फ्लेक्सस। और ये कोरोइड फ्लेक्सस जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन की वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन की वेंट्रिकल्स, ब्रेन की गुहाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कोरोइड फ्लेक्सस ही किसका फॉर्मेशन करता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है। अरे किसका फॉर्मेशन करता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, वहां पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाइवा के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है कि सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां पर होता है, कौन करता है। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन ब्रेन की वेंट्रिकल्स, अरे हमारा ब्रेन जो होता है उसमें कैविटीज प्रेजेंट होती है, गुहाएं प्रेजेंट होती हैं, तो वहां पर कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, कोरोइड फ्लेक्सस। और ये कोरोइड फ्लेक्सस जो है वो एक प्रकार की कैपिलरीज का क्या होता है, गुच्छा सा होता है। और यही किसका फॉर्मेशन करता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रही है बात। अब बात कर रहे हैं हम कि कोरोइड फ्लेक्सस क्या चीज है, तो वो भी देख लीजिए। कोरोइड फ्लेक्सस एक प्रकार का क्या है, मेस वर्क है, या एक प्रकार का क्या है, नेटवर्क। किसका नेटवर्क है बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का। और जब ब्लड वेसल छोटी छोटी होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो होती है उसका ये नेटवर्क होता है जो मेनली लैटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल में, अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर अलग अलग प्रकार की वेंट्रिकल्स होती हैं, गुहाएं होती हैं। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो इस तरह हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं, गुहाएं होती हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोरोइड फ्लेक्सस। और कोरोइड फ्लेक्सस किससे बना होता है, ब्लड वेसल्स के नेटवर्क से मिलकर बना हुआ होता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है ये, सीएसएफ बनाने का काम करता है। दूसरी बात, सीएसएफ का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होता है। किससे होता है, प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से।
जब ब्रेन के अंदर प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है तो उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहां पर भी यूरिन बनाने की पहली प्रोसेस में कौन सा पार्ट आता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अरे वहां पर आप लोग बात करते हैं, ये क्या है, अरे नेफ्रॉन का पहला पार्ट है जिसको क्या कहते हैं आप, बोमन कैप्सूल। और इस बोमन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस ही क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो यहां पर प्लाज्मा जो है वो फिल्टर हो रहा है किसके माध्यम से, कोरोइड फ्लेक्सस। तो ये कोरोइड फ्लेक्सस जो होता है वही किसका फॉर्मेशन करने का काम करता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करने का काम करता है। तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कहां पर होता है, ब्रेन की वेंट्रिकल्स के अंदर। कहां पर होता है, ब्रेन की वेंट्रिकल्स। और ये ब्रेन की वेंट्रिकल्स जो होती हैं इसके अंदर कोरोइड फ्लेक्सस, और ये कोरोइड फ्लेक्सस किसका फॉर्मेशन करता है, सीएसएफ का फॉर्मेशन करने का काम करता है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, ये जो हमारा सीएसएफ जो होता है वो कैसा होता है, क्लियर होता है। और कैसा होता है, कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, वाटरी फ्लूइड होता है। कैसा होता है ये, वाटरी फ्लूइड होता है। अब और देखते हैं अपन सीएसएफ के बारे में। दूसरी बात यह है कि जो हम सीएसएफ की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें देखो नेक्स्ट बात क्या है कि ये जो हमारा सीएसएफ जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, मतलब ब्रेन की जो गुहाएं होती हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। और वहां पर भी अपन बात करें जिसको कह रहे हैं आप सेरेब्रल वेंट्रिकल्स, और कहाँ होता है, स्पाइनल कैनाल, जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो स्पाइनल कैनाल में। और दूसरा होता है सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस का मतलब यह है कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ कितनी लेयर की कवरिंग होती है, 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 3 में पहली कौन सी है, ड्यूरामेटर। दूसरी कौन सी है, अरेक्नोइड। तीसरी पायामेटर। अरे नाम सुना है ना ये तो, कि हमारे ब्रेन के चारों तरफ जो लेयर्स होती हैं वो 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। पहली कौन सी है, ड्यूरामेटर सबसे बाहर की तरफ, बीच में कौन आती है, अरेक्नोइड, और फिर कौन सी आती है, पायामेटर। तो यहां पर ही जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, सब अरेक्नोइड स्पेस। इस स्पेस के अंदर भी क्या भरा हुआ होता है, सीएसएफ। तो सीएसएफ एक तो ब्रेन में भरा हुआ होता है, और एक जो स्पाइनल कैनाल होती है जहां पर हमारी स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर भरा हुआ होता है। समझ में आ गई बात, ये तो आपको बात समझ में आती है। दूसरी बात ये आती है कि इस सीएसएफ को जो रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है ब्लड के अंदर वो किसके थ्रू होता है, अरेक्नोइड विलाई। अरे जो अरेक्नोइड वाली ये जो वॉल होती है, ये जो लेयर होती है, वहां पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, विलाई पाए जाते हैं। तो इन विलाइयों को क्या नाम देंगे आप, अरेक्नोइड विलाई। और ये अरेक्नोइड विलाई जो होते हैं वो सीएसएफ को रीअब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और इसके कुछ कंटेंट वगैरह जो होते हैं किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर ड्यूरल वीनस साइनसेज, यहां पर छोटे छोटे जो ग्रूव होते हैं, जो कैविटीज वगैरह होती है, उसको भी आप किस नाम से जानते हैं, साइनसेज के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है। आप कहेंगे कि सर डेली का डेली सीएसएफ बन रहा है, लगभग 150 ml बन रहा है, और बन रहा है तो फिर वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि उसका रीअब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, ब्लड के अंदर हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से सीएसएफ जो होता है वो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कैनाल्स, और जो भी सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। अब बात क्या आती है, फंक्शन ऑफ सीएसएफ। ये तो आपने क्या जाना, सीएसएफ कौन बनाता है, सीएसएफ कहां प्रेजेंट होता है, सीएसएफ को कौन रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये चीजें अपन ने यहां पर देखी है। अब हम बात करेंगे कि जब सीएसएफ हमारी बॉडी में है तो ये क्या फंक्शन रोल प्ले करता है। भाई हर चीज का कोई ना कोई क्या होता है, फंक्शन होता है। तो उसी फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं। पहला फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा जो ब्रेन होता है और हमारी स्पाइनल कोड होती है
उसको इंजरी होने से बचाता है। अर्थात हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या देता है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन, अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या होने से बचाता है, इंजरी होने से बचाता है या क्षति होने से बचाता है। दूसरा काम क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब होता है थक्का रोधी। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब ऐसे होता है, जैसे अपन कोई भी आइटम वगैरह हम लेके आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम वगैरह है, तो चारों तरफ क्या लगा होता है, थर्माकोल लगा हुआ होता है ना, थर्माकोल होता है ना। थर्माकोल क्यों लगाते हैं, डैमेज होने से बचाने के लिए। तो यहां पर भी ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब कोई धक्का वगैरह लगती है, कोई चोट वगैरह लगती है, तो उस चोट को बीच में ही क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, और उसको ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने से क्या कर लेता है, रोक लेता है। तो उससे उनकी जो डैमेज है वो डैमेज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपन ने बोला ये किसकी तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है। तीसरी बात, और क्या फंक्शन करता है, ये क्या देता है, न्यूट्रिशन। क्या देता है, ये पोषण देने का काम करता है। किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं, एक तो क्या पढ़ते हैं, ब्रेन, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों को ये क्या देने का काम करता है, न्यूट्रिशन। तो पहला काम क्या हो गया, इंजरी होने से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। दूसरा काम क्या हो गया, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है, ये न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। क्या दे रहा है, ये न्यूट्रिशन, अर्थात जिसको आप क्या कह रहे हैं, पोषण देने का काम करता है। अब चौथा फंक्शन क्या करता है, ये चौथा फंक्शन बताओ भाई। अरे चौथा फंक्शन क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करके रखता है, ये मॉइस्ट करने का काम करता है। और मॉइस्ट करने का मतलब क्या है, ये अरे मॉइस्ट करने का मतलब ये है नमी प्रदान करता है। ये क्या प्रदान करता है, नमी, मॉइस्चर जो होती है वो प्रदान करने का काम करता है। चलो आगे वाला फंक्शन बताओ, पांचवा क्या काम करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं कहां पर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो वहां से वेस्ट पदार्थों को क्या करता है, हटाने का काम करता है। क्या काम करता है, तो जो वेस्ट पदार्थ बनते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो उनको ये क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। कौन, सीएसएफ। समझ में आ रहा है। छठा फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है भाई, जहां पर हमारा ब्रेन होता है तो ये कैविटी में प्रेजेंट है ना, जो किससे बना हुआ है, बोन से मिलकर बना हुआ है। तो उस कैविटी के अंदर वॉल्यूम जो होता है उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कैसा काम करता है, अरे हमारा जो है ब्रेन का वेट कितना होता है, लगभग 1200-1300 ग्राम के आसपास होता है। तो इतना वेट हमें महसूस नहीं होने देता कौन, सीएसएफ। अरे हमें ऐसा लगता है कि भाई यार 1 किलो वेट हम लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता ना। तो इसीलिए ये क्या करता है कि हमारी जो कैविटी होती है, क्रेनियो वेंट्रल कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। इसको बोलते हैं बायोन्सी। क्या कहते हैं इसको, बायोन्सी का मतलब होता है उत्प्लावनता। ये नाम तो सुना ना, उत्प्लावनता, फिजिक्स के अंदर। तो ये उत्प्लावनता को मेंटेन करता है, अर्थात इसकी वजह से हमें ब्रेन का वेट महसूस नहीं होता है। आगे देखते हैं सातवां, किसकी तरह काम करता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर। मतलब ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या बनाता है, ये बैरियर बनाने का काम करता है। तो इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाने का काम करता है। यहाँ पर जो है अंदर का प्रेशर भी मेंटेन करता है, वेस्ट पदार्थों को भी रिमूव करता है, मॉइस्ट भी प्रदान करता है, न्यूट्रिशन भी देने का काम करता है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने से भी रोकता है, बचाता है। तो सीएसएफ का मतलब समझ में आ गया। बनता कहां पर है वो हमने देखा, सीएसएफ का फंक्शन क्या है वो अपन ने देखा। ये चीज क्लियर है एकदम। अब अपन बात करेंगे सीएसएफ के बारे में, अपन आगे अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे,
नॉर्मल कंपोजिशन, कि एक नॉर्मल CSF जो होता है वो क्या क्या होता है, कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। अरे CSF कैसा होता है, कलरलेस होता है। दूसरी बात, पीएच कितनी होती है, 7.3 से 7.4, मतलब स्लाइटली एल्केलाइन। कैसा होता है, स्लाइटली एल्केलाइन का मतलब ब्लड की पीएच के आसपास की पीएच होती है, क्योंकि ब्लड की भी कितनी होती है, 7.4 होती है। समझ में आ रही बात। तीसरा क्या है, अपीरेंस। अरे अपीरेंस कैसी होती है, क्लियर, एकदम साफ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, एकदम साफ दिखाई देता है। तो अपीरेंस जो होती है वो कैसी होती है, अरे अपीरेंस कैसी होती है, क्लियर होती है। क्लियर है बात। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। कैसा होता है, वाटर के समान। अरे विस्कोसिटी कैसी होती है, वाटर के समान होती है। पांचवा, क्लॉट फॉर्मेशन। क्या इसमें क्लॉट बनता है, नहीं बनता है, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर और फिब्रिनोजन प्रोटीन्स वगैरह जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसीलिए नॉर्मल CSF कभी भी क्लॉट नहीं करता है। मतलब नॉर्मल CSF में कभी भी क्लॉटिंग नहीं होती है, और अगर क्लॉटिंग हो रही है तो वो CSF में क्या है, abnormality है, अर्थात वो किसी ना किसी प्रकार की डिजीज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ गई। तो नॉर्मल CSF जो होता है उसमें क्या नहीं होती है, क्लॉटिंग नहीं होती है। छठी बात, टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml। कितना होता है वन टाइम में, 150 ml। और न्यूबॉर्न में कितना होता है, 10 से 60 ml। आगे बात समझ में। तीसरी बात, रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है कि एक दिन में 24 घंटे में कितना बनता है, 500 ml। परंतु वो टाइम टू टाइम ब्लड में क्या होता जाता है, रीअब्जॉर्ब। अभी बात की थी ना पिछले, रीअब्जॉर्ब होता जाता है। कौन करते हैं, एरेक्नोइड विलाई। अरे कौन रीअब्जॉर्ब करते हैं, एरेक्नोइड विलाई। तो नॉर्मल वॉल्यूम, ये सभी पैरामीटर्स हमारे एग्जाम्स में MCQ क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पर भी ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, 500 ml पर डे। टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 150 ml। ये एक नॉर्मल CSF के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर इन पैरामीटर में कोई चेंज होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एबनॉर्मलिटी को, और डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.003 से लेकर 1.008। ये क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओपनिंग प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर का मतलब यह है कि जब आप सैंपल कलेक्शन करोगे ना, तो उस दौरान आप जो सिरिंज है उसको क्या करोगे, निडल को क्या करेंगे, आप प्रिक करेंगे। तो प्रिक करने के दौरान यहाँ पर ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता है। तो आपको पता है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो उस दौरान CSF को बाहर नहीं निकलने देंगे, उस इंस्ट्रूमेंट में CSF जाएगा। जब उसमें CSF जाएगा तो जब CSF का वहां पर प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर को वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओपनिंग प्रेशर। अरे समझ में आ गया क्या ओपनिंग प्रेशर। जैसे ये आपका, आपने निडल लगाई, निडल लगाने के बाद यहाँ पीछे दाब को मेजर करने वाला आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, तो वो CSF किस में जाएगा, अब उस इंस्ट्रूमेंट में जाएगा। इंस्ट्रूमेंट में जाकर वहां धक्का लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने से वहां पर क्या आएगी, रीडिंग आएगी। तो वही क्या हो गया, ओपनिंग प्रेशर हो गया। समझ में आ रहा है कितना होता है, 60 से लेकर 80 mm ऑफ वाटर। मतलब वाटर के रेफरेंस में अपन किसकी बात करते हैं, ओपनिंग प्रेशर की बात करते हैं। अब किसकी बात आ रही है, सेल्स। भाई अडल्ट में अपन देखते हैं तो लगभग 0 से लेकर 5 पर क्यूबिक mm क्या आती है, सेल्स देखने को मिलती हैं। परंतु जब कोई डिजीज वगैरह होती है
तो इन सेल का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इन्फेंट्स में कितनी देखने को मिलती है, 0 से 30। कितनी सेल देखने को मिलती है, 0 से 30 सेल्स पर क्यूबिक mm। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, ये तो थे एक सीएसएफ के नॉर्मल पैरामीटर्स। आगे वाले पैरामीटर्स की अपन बात कर रहे हैं। अब किसकी बात करेंगे इसमें, सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स की बात करेंगे कि एक नॉर्मल सीएसएफ में प्रोटीन कितना होता है, 15 से 45 मिलीग्राम पर डीएल। अरे ये हमारे कौन से एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो हमारे होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, वाइवा वगैरह होता है, उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जिनको हमें सीधा क्या करना है, याद रखना है। क्या करना है, इनको याद रखना है। तो प्रोटीन कितना, 15 से 45 मिलीग्राम पर डीएल, समझ में आ रहा है। और ग्लूकोज कितना होता है, 45 से 80। तो इस तरह से ध्यान रखना, प्रोटीन 15 से 45 और ग्लूकोज कितना, 45 से 80 मिलीग्राम पर डीएल। क्लोराइड्स कितने होते हैं, 120 से लेकर 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांक। क्या होता है, तुल्यांक। यूरिया कितना होता है, 20 से लेकर 40 मिलीग्राम पर 100 ml। समझ में आ रहा है। सोडियम आयंस कितने होते हैं, 154 से लेकर 144 से 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है या एब्सेंट, अगर बिलिरुबिन प्रेजेंट होता तो वो कलरलेस नहीं होता, फिर कैसा होता है, येलोविश होता, फिर पीलापन होता उसमें। तो बिलिरुबिन क्या है यहाँ पर, एब्सेंट। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड कितना होता है, 0.5 से लेकर 4.5 मिलीग्राम पर डीएल। तो ये सभी पैरामीटर्स क्या है, याद रखने वाले हैं। प्रोटीन 15 से 45, ग्लूकोज 45 से 80, क्लोराइड 120 से 130, यूरिया 20 से 40, सोडियम 144 से 154, बिलिरुबिन एब्सेंट। यूरिक एसिड कितना, 0.5 से लेकर 4.5 मिलीग्राम पर डीएल। समझ में आ गई। कौन से सीएसएफ में, नॉर्मल सीएसएफ में। अरे ये किस में होते हैं, नॉर्मल सीएसएफ के अंदर ये पैरामीटर्स प्रेजेंट होते हैं। अब किसकी बात करेंगे आप लोग, कलेक्शन की बात करेंगे। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन या सीएसएफ। हम सीएसएफ का क्या करेंगे, अब कलेक्शन करेंगे। और जब आप लोग सीएसएफ का आप लोग कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, आपको पता है सीएसएफ कलेक्शन करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं आप लंबर पंचर। क्या कहते हैं, अरे हमारी वर्टिब्रा होती है ना, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5। समझ में आ रहा है। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, 5। तो लंबर वर्टिब्रा के बीच में, जैसे मान लो एक लंबर वर्टिब्रा ये है, दूसरी लंबर वर्टिब्रा ये है, और वर्टिब्रा किससे बनी होती है, बोन है एक प्रकार की। अरे क्या है, तो बोन के अंदर तो हम सिरिंज को डाल नहीं पाएंगे। तो जो दो बोन होती हैं, दो वर्टिब्रा होती हैं, उनके बीच में छोटा सा क्या होता है, गैप होता है, स्पेस होता है। तो इस स्पेस के अंदर ही हम किसको डालेंगे, निडल को डालेंगे, और यहीं से हम सीएसएफ को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो लंबर पंचर या लंबर वर्टिब्रा एरिया से सीएसएफ कलेक्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, लंबर पंचर। अरे क्या कहेंगे, तो सीएसएफ कलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको आप किस नाम से जानते हैं, अरे किस नाम से जानते हैं, लंबर पंचर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लंबर पंचर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात यह है, सीएसएफ का कलेक्शन कौन करता है, फिजिशियन डॉक्टर्स या विशेष रूप से ट्रेनेड टेक्नीशियन और नर्सेज। तो सबसे मेन रोल जो होता है सीएसएफ कलेक्शन में वो फिजिशियन डॉक्टर्स के द्वारा,
क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये कलेक्शन करना बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? और नर्वस सिस्टम से आपको पता है यहाँ चारों तरफ हमारी बॉडी में क्या जाती हैं? नर्व जाती हैं। क्या जाती हैं? तंत्रिकाएं जाती है। अगर आपको पता है एक भी तंत्रिका डैमेज हो गई तो उस एरिया के अंदर सप्लाई जाना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। अर्थात उस एरिया में क्या मार जाएगा? वो लकवा मार जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा उसमें। तो इसीलिए यहाँ पर ये सैंपल कलेक्शन करना एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हर कोई से ये सैंपल कलेक्शन नहीं करवाया जाता, तो स्पेशल ट्रेनर्ड पर्सन ही यहाँ से सैंपल क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। आ गई बात समझ में? और ये हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन है और वाइवा का क्वेश्चन है। कहां से लेते हैं आप सीएसएफ? या तो L3 और L4 के बीच में से, या L4 या L5 के बीच में से। ये मान लीजिए कौन सी है? L3। ये कौन सी है? L4। और ये कौन सी है? L5। या तो इसके और इसके बीच में से ले लो, ये गैप में से, या फिर L4 या L5 के गैप में से ले लो। यहां से क्यों लिया जाता है सैंपल? क्योंकि हमारी स्पाइनल कोड जो होती है वो केवल कहां तक फैली रहती है? L3 वर्टिब्रा तक फैली हुई होती है। कहां तक फैली हुई होती है? L3। आप कहो कि सर हम तो L2 या L3 के बीच में से लेंगे, तो यहां पर कौन है? अरे ये क्या है? स्पाइनल कोड। अगर यहां आप निडिल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो आपका L3 और L4 या L4 और L5 के बीच में क्या नहीं होती है? स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती है। और जब स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने का खतरा नहीं रहता है। इसलिए हमेशा सीएसएफ का सैंपल कहां से लेते हैं? या तो L3 L4 के बीच में से, या फिर L4 L5 के बीच में से। क्लियर हो गई बात? और वो क्यों लेते हैं? क्योंकि यहां पर स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? एब्सेंट। मतलब स्पाइनल कॉर्ड L3 वर्टिब्रा पर ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। सही है बात? अब देखो आगे बात कि यहां पर सीएसएफ कलेक्शन करने के लिए आप दो प्रकार की निडल्स को आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। किसके लिए? लंबर पंचर के लिए। अरे सही, सीएसएफ कलेक्शन करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? लंबर पंचर कहलाती है। क्या कहलाती है? लंबर पंचर कहलाती है। तो यहां पर एक तो आपके पास में क्या होता है? कैनुला। और एक क्या होता है? स्टाइलेट। क्या होता है? निडिल को लगाने के लिए क्या होता है? स्टाइलेट होता है। तो इन दो चीजों का अपन लंबर पंचर के दौरान क्या करते हैं? यूज करते हैं। डायग्राम दिखाई दे रहा है? अरे डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? कहां पर पंचर किया? देखो L4 और L5 के बीच में। यहां आप ऐसे देख लो, ये क्या आ रही है? स्पाइनल कोड आ रही है। ये स्पाइनल कोड आ रही है मान लीजिए। और स्पाइनल कोड कहां खत्म हो गई? L3 वर्टिब्रा पर। तो आप सैंपल आगे वाली वर्टिब्रा के बीच में से ले लो। या तो ले लो आप L3 L4 के बीच में से, या निडिल डाल के, या कहां डाल दो? L4 या L5 के बीच में डाल दो। समझ में आ रहा है? ये क्या है? यहां पर निडिल दिखाई दे रही है आपको? अरे ये निडिल दिखाई दे रही है ना? इस निडिल से क्या जोड़ दिया गया है? एक मीटर जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ दिया गया है? और ये मीटर किसको मेजर करेगा? प्रेशर को। किसको मेजर करेगा? अभी जब आप प्रेशर मेंटेन करोगे तो इस निडिल को यहां से क्या रखोगे? बंद रखोगे आप। अरे बंद नहीं रखोगे तो वो तो नीचे आ जाएगा, इसमें प्रेशर का पता नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले क्या करोगे आप? ये जो निडिल है इसको यहां से हम, जब हमें प्रेशर देखना होता है तो यहां से हम क्या रखते हैं? इसको लॉक। तो लॉक होने से अब सीएसएफ इधर ना जाकर इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इससे ये किसको मेजर कर लेगी? है प्रेशर को। किसका प्रेशर? सीएसएफ का प्रेशर। समझ में आ रहा है? प्रेशर नाप लिया। नापने के बाद इस ढक्कन को आपने खोल दिया। खोलने के बाद अब सीएसएफ इस ट्यूब में आना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये देखो
प्रेशर हम देख रहे हैं CSF प्रेशर रीडिंग, ये आप यहाँ से रीडिंग लेते हैं। नॉर्मल प्रेशर जो है 15, या वहाँ पर आपने शायद 20 से लेकर 60 या 60 से 80 के आसपास देखा था आपने। और ये जो है आपका प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये जो है प्रेशर जिसको आपने बोला था ना ओपनिंग प्रेशर, अरे क्या नाम दिया था आपने, ओपनिंग प्रेशर। तो इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप लंबर पंचर करते हैं और साथ में यहां पर ओपनिंग प्रेशर क्या कर लेते हैं, आप मेजर कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो ये हमने क्या किया है, यहां पर CSF का सैंपल कलेक्ट किया है। अब दूसरी बात देखो इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। CSF सैंपल कहां से लिया जाता है, L3 या L4 के बीच में से, या L4 L5 के बीच में से। क्यों लिया जाता है यहां से, क्योंकि इस एरिया में स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होती है, मेरुरज्जु क्या होती हैं, एब्सेंट। तो इसीलिए मेरुरज्जु का डैमेज होने का चांस नहीं होता। अगर आप L2 और L3 के बीच में से लेते तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो जैसे आप यहाँ निडल डालते तो वो निडल उसको क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। क्या कर सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अपन आगे बात करते हैं। आगे ये हमारे पास पेशेंट है, अरे क्या है, पेशेंट है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल पे पेशेंट को ऐसे लेटा दिया, ऐसे, समझ में आ रहा है। और ये लेटाने के बाद उसके जो पैर हैं उसको ऐसे फोल्ड करवा दिया, किसकी तरफ, एब्डोमेन की तरफ, पेट की तरफ फोल्ड करवा दिया। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो होती हैं या हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो होती हैं वो एक चैन की तरह होती है ना, अरे उसमें वो जुड़ी होती है ना ऐसे, समझ में आ रहा है। जैसे एक ये है, फिर एक ये है, ये नॉर्मल अवस्था में इनके बीच में गैप क्या होता है, कम होता है। पर जैसे ही आप इसको फोल्ड करा के लेटाते हो पेशेंट को, तो इनके बीच में ये जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अरे ये गैप क्या हो जाता है, नहीं समझ में आया? मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ये पेशेंट है साहब, ये पेशेंट है और ये पेशेंट एकदम ऐसे क्या हो रखा है, इस पे लेटा हुआ है। अब इस पेशेंट को अपन करवट के बल लेटाएंगे, ऐसे लेटा दिया। अब ये इसके आगे की तरफ ये लेग है इसकी, इस लेग को किधर फोल्ड करवाएंगे, पेट की तरफ फोल्ड करवाएंगे। तो पेट की तरफ फोल्ड करवाएंगे तो ये वर्टिब्रल कॉलम में खिंचाव आएगा, और खिंचाव आएगा तो इन वर्टिब्रा के बीच में गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ेगा तो इसलिए हम आसानी से अब वहां से निडल को क्या कर सकते हैं, एंटर करवा सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटा देते हैं और उसकी जो पैर होते हैं उसको आगे की तरफ फोल्ड करवाते हैं, पेट की तरफ। तो फोल्ड करवाने से जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, यहाँ पर जो वर्टिब्रा होती हैं, तो दो वर्टिब्राओं के बीच में ये जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है खिंचाव के कारण। तो अब आपको वहां पर निडल को एंटर करवाना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये देखो पेशेंट को यहाँ लेटा दिया है। पहले ये देखो यहाँ पर ये आपके पास में ये मीटर है जिससे आप प्रेशर देख रहे हैं, और प्रेशर देखने के बाद यहाँ से आप सैंपल को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा सैंपल, CSF। ये देखो पेशेंट को लेटाया हुआ है, तिरछा दिखाई दे रहा है ना, और इसके पैरों को आगे की तरफ क्या करवा दिया, फोल्ड करवा दिया। अब देखते हैं आगे, वही चीज है यहाँ पर, कैसे आप सैंपल कलेक्शन करेंगे। तो आप देख लीजिए सैंपल कलेक्शन आप लोग कैसे करेंगे, कौन से प्रोसेस के द्वारा करते हैं आप, लंबर पंचर। अरे कौन से प्रोसेस के द्वारा, लंबर पंचर। और यहां पर जो आप निडल यूज करते हैं, कितनी लंबी यूज करते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबी निडल आप यूज करते हैं। कितनी गेज की होती है, 20 से 22 गेज की निडल आप यूज करते हैं। यहाँ पर कितने गेज की, 20 से लेकर 22 गेज की निडल आप यूज करते हैं। दूसरी बात, ये जो निडल होती है वो किससे बनी हुई होती है, स्टेनलेस स्टील। किससे बनी होती है, स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है। और यहां पर आपके पास क्या होता है, कैनुला, और क्या होता है, स्टाइलेट, जो आपको रूट की क्या देता है, गाइड करता है। रूट के लिए क्या करता है, गाइड। जैसे ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो उस दौरान भी क्या यूज करते हैं, कैनुला यूज करते हैं ना, तो वो निडल को गाइड करने का काम करता है। अब हम क्या करेंगे,
जो पेशेंट है उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, बेंडिंग पोजीशन में आप क्या कर देंगे, उसको लेटा देंगे। क्या कर देंगे आप, उसको लेटा देंगे। तो अब इसमें लेटाएंगे तो अब हम क्या करेंगे कि जो उसकी लेग्स है उसको कौन सी पोजीशन में ले आएंगे, कर्व पोजीशन में। अरे पहले तो ये लेग एकदम सीधी थी, अब इन लेग को ऐसे पेट की तरफ क्या करवा दिया, फोल्ड करवा दिया। तो फोल्ड करवाने से ये पीछे की तरफ जो वर्टिब्रा है उनके बीच में क्या बढ़ गया, गैप बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो इस पोजीशन में आपने लेटा दिया, लेटाने से क्या हुआ, इंटर वर्टिब्रल स्पेस बढ़ गया। मतलब दो वर्टिब्रा के बीच का जो स्पेस है वो क्या हो गया। अरे मान लो कोई पर्सन खड़ा है तो उस दौरान क्या है, ये वर्टिब्रा के बीच में बहुत कम गैप होता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत कम गैप है इनके बीच में। अब किसी पेशेंट को आपने लिटा दिया, ऐसे तिरछा लिटा दिया लेटरल पोजीशन में, तो इन वर्टिब्रा के बीच में क्या बढ़ जाता है, गैप बढ़ जाता है। और गैप हमें बढ़ाना है ताकि हम आसानी से यहां पर क्या कर दें, निडल को इंसर्ट कर दें। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, अब जहां से आपको सैंपल लेना है L3 या L4 के बीच में से, उस एरिया को आपको क्या करना है, लोकल एनेस्थीसिया देना है। अरे क्या करना है आपको, लोकल एनेस्थीसिया देना है उस एरिया को। क्या देना है आपको, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब उसको सुन्न करना है। भाई वहां पर आपको पता है दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए उस एरिया को क्या कर लिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। मतलब उस एरिया को एक तरह से बेहोश कर दिया जाता है। जब वहां पर आप निडल को एंटर करवाते हैं तो आपको दर्द फील नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि लंबर पंचर करेंगे, और लंबर पंचर करने के लिए निडल और स्टाइलेट दोनों की सहायता से आप यहाँ का जो सब अरेक्नोइड स्पेस होता है वहां पर आप निडल को क्या करवाएंगे, एंटर करवाएंगे। आप कौन से एरिया पे, L3 या L4 या L4 या L5। समझ में आ रहा है? चलो आपने एंटर करवाया। एंटर करने के बाद जब आपको CSF कलेक्शन करना है तो CSF कलेक्शन करने से पहले आप क्या मेजर करेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, और प्रेशर मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर। अरे वो मीटर लगा हुआ था ना वहां पर, तो उस मीटर को आप किस नाम से जानते हैं, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर की सहायता से आप CSF का जो प्रेशर है उसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो जो निडल होती है उस निडल से ही किसको जोड़ देते हैं, मैनोमीटर को। समझ में आ रहा है? तो अब CSF इस मीटर में जाता है, और मीटर में जाने से प्रेशर की क्या आ जाती है, रीडिंग आ जाती है, और उस रीडिंग को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्लियर है ये बात? आगे देखो, इसके बाद जो स्टाइलेट है उसको रिमूव कर देते हैं, और तीन या चार जो ट्यूब्स होती है उस ट्यूब के अंदर आप किसको कलेक्शन कर लेते हैं, CSF का हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते हैं। ये तो आपको सारी बातें कहाँ दिख गई थी, डायग्राम में भी दिख गई थी, है कि नहीं है? अब अपन देखो थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ पर कितने ट्यूब ली आपने, 4 ट्यूब ले ली आपने। अरे कितने ट्यूब ली, 4 ट्यूब। और 4 ट्यूब में देखो आप, पहली ट्यूब किसके लिए काम में ले ली आपने, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट लगाने के लिए। और दूसरी ट्यूब आपने किसके लिए काम में ले ली, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर के लिए, कल्चर वगैरह लगाने के लिए। तीसरी किसके लिए काम में ले ली, हेमेटोलॉजी के लिए। और चौथी किसके लिए काम में ले ली, साइटोलॉजी के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अपन 4 ट्यूब के अंदर सैंपल का हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो 4 ट्यूब हो गए हमारे पास, ट्यूब फर्स्ट, ट्यूब सेकंड, ट्यूब थर्ड और ट्यूब फोर्थ। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है। ट्यूब फर्स्ट किसके लिए, बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में मोस्टली हम क्या देखेंगे, ग्लूकोज, प्रोटीन, कोई सीरोलॉजी है तो वो ले लो। कितना ml लेंगे, 1 ml। दूसरी किसके लिए है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि कई बार बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन होता है ना ब्रेन वगैरह में, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह, इस तरह की एनसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। ग्राम स्टेनिंग
AFB स्टेनिंग, इंडिया इंक प्रिपरेशन, बैक्टीरियल कल्चर, इस तरह के कल्चर, फंगल कल्चर, तो माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट के लिए कितना ml? 2 ml। तीसरी ट्यूब किसके लिए? सेल काउंटिंग के लिए, मतलब हेमेटोलॉजी के लिए, जिसमें टोटल सेल काउंट डीएलसी वगैरह कितना ml लेंगे? 1 ml। चौथी साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इस तरह के टेस्ट करने के लिए आप 1 ml इसमें ले लिया। इस तरह से 4 ट्यूब के अंदर अपन CSF को क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो आगे अपन जो बात कर रहे हैं इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर, तो अब अपन बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ लंबर पंचर। तो ये टॉपिक इसको यहीं पूरा करेंगे अपन। हाँ, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर को कब जरूरत पड़ती है किसकी? CSF एग्जामिनेशन करवाने की। जब उसको कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है, या जब उसको कोई स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो उस केसेज में डॉक्टर क्या करवाता है? CSF एग्जामिनेशन। जैसे कि डायग्नोस्टिक में अपन बात करें, जैसे मान लो किसी को क्या है? मेनिंजाइटिस है। क्या है? अरे ब्रेन की जो 3 लेयर होती हैं, जिसको क्या कहते हैं आप? डैप। अरे क्या कहते हैं? डैप। D फॉर ड्यूरामेटर, A फॉर अरेक्नोइड, P फॉर पायामीटर। इन तीनों को अपन कंबाइनली क्या कहते हैं? मेनिंजीज। क्या कहते हैं इसको? जब इसमें किसी बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? तो मेनिंजाइटिस हो गया, एनसिफेलाइटिस हो गया ब्रेन का ही, ब्रेन एब्सिस, एब्सिस का मतलब है पस वगैरह पड़ जाती है। इसके अलावा सब अरेक्नोइड हिमोरेज, सब अरेक्नोइड एरिया में क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है, स्पाइनल कोड ट्यूमर, नियोप्लाज्म ऑफ CSF मतलब कैंसर वगैरह हो जाता है। तो इन सभी बीमारियों के केस में डॉक्टर किसका एग्जामिनेशन करवाता है? CSF का एग्जामिनेशन करवाता है। और देखो थेराप्यूटिक में जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे इसके अंदर कई बार क्या किया जाता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो उस दौरान बॉडी को क्या किया जाता है? एनेस्थाइज किया जाता है। फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जैसे मेमोग्राफी वगैरह होती है उस केसेज में, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है उस केसेज में, तो उस केसेज के अंदर हम क्या करवाते हैं? अरे डॉक्टर किसका एग्जामिनेशन करवाता है? CSF का। दूसरी, भाई कौन से केसेस के अंदर CSF का एग्जामिनेशन नहीं करवाया जाता, या फिर उस दौरान वो थोड़ा सा डेंजरस होता है? स्पाइनल डिफॉर्मिटी, मान लो किसी के स्पाइनल कोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उस केसेज में सब टेंटोरियल ट्यूमर्स बहुत ज़्यादा क्या बनी हुई हैं? ट्यूमर्स बनी हुई हैं, या इन्फेक्टेड एरिया ऑफ द साइट ऑफ लंबर पंचर। मान लो आपको सैंपल कहाँ से लेना है? L3 L4 या L4 L5 के बीच में से लेना है, और उसी एरिया में बहुत ज़्यादा क्या हो रखा है? इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस दौरान फिर वहाँ से सैंपल कलेक्शन नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दौरान इन्फेक्शन अंदर और फैल जाएगा उस दौरान। या कार्डियो रेस्पिरेटरी कंप्रोमाइज, मान लो कोई हार्ट का बहुत भयंकर पेशेंट है, या फिर रेस्पिरेटरी उसको भयंकर डिजीज है, उस केसेज में भी हम फिर ये टेस्ट नहीं करवाते। तो नॉर्मल केसेज अपन ने देखा कि उन केसेस के अंदर ही मेनली किसका एग्जामिनेशन किया जाता है? CSF का एग्जामिनेशन। अब देखो जब CSF का सैंपल कलेक्शन करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सब ड्यूरल हिमेटोमा बन सकता है। अरे जैसे ब्लड कलेक्ट करते हो तो भी हिमेटोमा बन जाता है ना, आप सबसे ब्लड कलेक्ट नहीं करते हैं तो हिमेटोमा बन सकता है। और क्या हो सकता है? पोस्ट पंचरल हेडेक। पोस्ट पंचरल हेडेक का मतलब क्या है? सैंपल लेने के बाद हेडेक हो सकता है पेशेंट को, ये दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन ऑफ स्पाइनल कैनाल, आपने स्टेराइल नीडल वगैरह यूज नहीं की और लंबर एरिया को, लंबर पंचर साइट को आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है चौथा केस क्या हो सकता है? हर्निएशन हो सकता है, ब्रेन का हर्निएशन हो सकता है CSF की क्वांटिटी के केसेस के अंदर। और पांचवा क्या है? सब एरेक्नोइडल एपिडर्मल सिस्ट, अब वहां पर क्या बन सकती हैं? सिस्ट बन सकती हैं। तो CSF के सैंपल जब कलेक्शन करते हैं
तो कई बार पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये CSF के क्या हो गए, कॉम्प्लिकेशंस हो गए। क्या हो गए ये, कॉम्प्लिकेशन। तो आज अपन ने स्पेशली देखा है, क्या देखा है, CSF कैसे बनता है, क्या होता है, CSF में ग्लूकोज कितना होता है, प्रोटीन कितनी होती है, क्लोराइड्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें देखी है। CSF का फंक्शन क्या होता है, क्या रोल प्ले करता है। फिर अपन ने देखा है CSF का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन किसकी बात करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। ठीक है, आप लोग है ना जाओ। तो ये क्या नाम है, मित्तल जी को बोलना मिलके जाएंगे ना। यार कल वाली क्लास क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई, ये तो गड़बड़ी हो गया। आपके साथ वाले और भी थे ना स्टूडेंट, अकेले हो क्या आप? हाँ अकेले गंगापुर से ना, यहाँ कहाँ रह रहे हो अभी? अभी तो आप आए हुए हो शायद जब वहाँ से गंगापुर से, या पहले यही रह रहे थे? कहाँ प्रतापनगर रह रहे हो? तो वहाँ कोई का मकान है कि रिलेटिव वगैरह का? भैया रहते हैं। क्या कर रहे हैं वो? अपने लैब है उनकी, खुद की लैब है। कहाँ पर डालेंगे वो अभी लैब? तो उन्होंने DMLT कर रखा है क्या? हाँ। कहाँ से? बाहर से कर। अच्छा बाहर से कर रखा है उन्होंने। चलो अच्छा है, तो अपन ऐसे करेंगे कि जैसे ये समझाने का काम है तो सारा ऐसे चलेगा, और तो मैं नोट्स कॉपी दे दूंगा, तो फिर वो कॉपी करवा के आप घर पे उसको याद कर लेना। समझ में आ रही ना बात? तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा पूरा अच्छे से, समझ में आ रहा था ना क्लास? तो जाके आप याद कर लेना, जहाँ कोई दिक्कत है तो आके पूछ लेना। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पर क्या अपन यहाँ फिर ये लिखाएंगे तो फिर ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी फिर। समझ में आ रहा ना? नोट्स कॉपी तो मैं आपको दे दूंगा मेरी कॉपी, तो उससे आप फोटो कॉपी करवा लेना फिर, है ना? तो आपको अगर क्लास समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप फिर अपना एडमिशन करवा देना, फिर आप नोट्स वगैरह ले लेना। ठीक है ना? क्लास ऐसी चलेगी, आपको सारी अच्छे समझ में आ जाएगी। कोई भी टॉपिक आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे दिन आके पूछ लो आप, है कि नहीं है? ठीक है।
अभी कोचिंग पे ही हूँ मैं। कब आओगे? अब निकलूंगा वैसे यहाँ से 5-7 मिनट में। और बताओ। 5-7 मिनट भी लगाओगे क्या? हैं? 5-7 मिनट भी लगाओगे क्या? हाँ दाने गुजड़िया में दब रही थी आप तो। हम्म, हाँ रेडियो में मजा है जिंदगी का, आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सुमन। मैंने कोई मजे को ले रहे। आराम से, आराम से लियो मजा, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। मजा सही कौन को बात है? सुनिए जीर। तूने जी तो कोना रे यार बार तो कट गेड़ा जब कोना तो दिगा आज। मैं ऐसे बोल रही हूँ। हाँ। आप है ना 2 किलो गाजर लेके आना, मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। हंस रहे हो ना मेरे पे? गाजर का हलवा बनाएगी तू? हाँ। अच्छा हाँ। सही है, तो भाई गाजर का हलवा बनाएगी तो फिर बाद में बना ही लेना फिर तो, और तो क्या है। आप 2 किलो गाजर ले आना। है? 2 किलो गाजर ले आना। हाँ 2 किलो गाजर ले आऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यार वो आ जाना, मेरा मन नहीं लग रहा। है? आ जाना, मेरा मन नहीं लग रहा। काहे का मन नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? और पता नहीं, तो ऊपर वाले जा रहे हैं। मन नहीं लग रहा यार, मेरे को याद आ रही है आपकी। वो जो रूम नंबर 1 है ना, हाँ। एक बार उधर चक्कर के हटिया वो। अरे रूम नंबर 1 का नाम से तो ऐसिया हो जाने गुलगुलिया ने, काय गुलगुलिया कर रहे ने, थे मेरे गुलगुलिया को नाम तो। मैंने आज का पास मेरे को कम से बदला। आज तक लगाऊंगा ना मैं, आज तो मैं उससे जगा लेगी। ना हाँ। चिपके से किए जी जगह में। अच्छा ये बात से गई। हाँ। आज तो तना अवार्ड मिल गो है। हाँ, मैं सबसे ज्यादा किलासा ली थी दिसंबर में लाई। तो किलासा लीजिए, किलासा हाँ। कत्ती किलासा लीजिए तू। अनु मेरी बात सुने। आंटी ने ना दूध दिया है, तो उस दूध का क्या करोगे? मैं इसे सोच रही थी गाजर का हलवा बना ले। आंटी ने क्या किया है? दूध दिया था। क्यों? वो अपन सुबह नहीं लाए थे इसलिए दिया था। तो सुबह का शाम को दिया है अभी? हाँ। अच्छा ये तो बात है क्या? मेरे को रवि क्या बोला, वो सुमन भाभी जी दूध के लिए बुला रही है। किसने बोला? रवि ने फोन कर। रविडार हो गए थे। हाँ। आंटी है दीदी जी, तेरे कहीं होगा इतना दिन क्यों ना आई तू? हाँ। वो मैं तो बीमार हो गई। तो साढ़े एक दिन तक मकान मालिक आए जो हाँ। बगाई की को सुमन सुमन नाम की तो मोटी हो जाए ये खेगो। मार की राजधानी देख सुमन नाम की जत्थे की। आंटी के जब मैं कटे मोटी जो, आंटी के जब मेरे तो पेट ही पेट दुख रहा जो भी पाँच। वो टोट क्यों कर गो तो फिर आंटी को। ये हो भी तो मन तो मैंने कड़ी मोटी लागू जो मैं थाड़े नहीं कर ले मोटी। वो हाँ। मोटी हो जाए जगी। हाँ बिन मर्तल खान क्यों बना मिली जगह तू? हम्म। बिने मर्तल खान क्यों बना मिली जगह? हम्म। छे कौन बात? यही आई छे बात भाई कानू। तो अब लोग को नहीं बताऊं। आ रही जो ना, आ रही जो, आ रही जो, तू घबराओ मत, अब आ रही जो। तू कहीं कर रहे हो जो बड़ी ने? मैं तो चेक कर रही हूँ अपनो एप्लीकेशन रही है। क्या करवा वजह यही लाग रहे हो जो घुमा रहे हो जो बटन। मैं सब सीख लियो बे कानू जी। हैं? अबे सब सीख लियो मैं। हाँ वजह यही कर रहे हो जो बटना में उल्टा सीधा। सब सब सीख लियो अब मैं।
है ना है आवाज है बटन उल्टा सुल्टा कर रहे हो उल्टा सुल्टा क्यों भाई साहब पूनिया जी कोर्स भेज दिया 1,61,000 का हाँ है कौन बात उठते का ही 18 गया 26 अभिषेक पूनिया 1,1,1,1 499 अंकित सुपरवाइजर उठते का ही गया खाद्य सुरक्षा अधिकारी भूपेंद्र प्रजापति भूपेंद्र सिंह 1 रुपया हम कर दियो 11,11 भूपेंद्र सिंह 499 खाद्य सुरक्षा अधिकारी 1599 दीप्ति राव और दीप्ति राव तो 1599 लेगी दीप्ति राव 1599 खाद्य सुरक्षा अधिकारी 1,099 हेलो हेलो 1,099 पुन्नी तू ये बता मुन्ने एक बार आ रही छू ये भाई सा आ रही छू तू काहे फिर पिन देख रहे थे अपने ओ जी नहीं मेरे का नाम और का ना काहे करूं सुमन सुमन की गुलेरो अरे आजाना आगो 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 मैंने ओबीएस ये बंद कर दिया बता OBS स्टूडियो क्लोज विंडो